हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम आस्वादन करेंगे भगवती चरण वर्मा जी का एकांकी सबसे बड़ा आदमी। भगवती चरण वर्मा जी आपको पता है, साहित्य अकेडमी विनर, पद्म भूषण से सम्मानित, राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त विख्यात उपन्यासकार। ये जो एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये टाइटल ही हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आखिर इसमें क्या होगा एकांकी में। ये मध्यकाल जो था, मध्ययुगीन काल, जो मेडिवल एज कहा जाता है, उसमें क्या था, ईश्वरों के निर्माण और उनके महिमा मंडन, उनको ग्लोरीफाई करना, ये ज़्यादा देखा गया था मध्यकालीन संस्कृति में, जैसे हम भक्ति काल वगैरह में देखते हैं। तो उस समय ईश्वर को ग्लोरीफाई किया जाता था, ये उस काल की विशेषता थी। और आधुनिक काल में सब बातों, वस्तुओं, विचारों का निर्धारण एवं नियंता स्वयं मनुष्य हो गया। सब चीज़ें मनुष्य के निर्मित हो गए, सब चीज़ें मानो मनुष्य के निमित्त हो गई, संचालक मनुष्य हो गया। अपने कार्यों तथा विचारों से ये मनुष्य कहीं महान कहलाए, कहीं महात्मा, कहीं दार्शनिक, कहीं नेता। तो इन्हीं मनुष्यों के समर्थकों, अनुयायियों ने उनके वाद भी चला दिए। वाद जो कहते हैं ना, जैसे इसम, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, ऐसे कई इसमों की शुरुआत हुई। तो इन वादों के चलने से क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी इसम की ओर आकर्षित होता है, किसी वाद की ओर, तो वो अपने वाद की स्पष्ट स्थापना तो कर लेता है, उसे श्रेष्ठ मानता है, परंतु अन्य का निषेध करता है। वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन दूसरे को नष्ट, भ्रष्ट करने तक पहुंच जाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर भगवती चरण वर्मा जी ने ये एकांकी, ये एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है, सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो देखते हैं कैसे हास्यास्पद रूप से उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ व्यक्त करने की कोशिश की है कि कौन सा वाद बड़ा है। ये तर्क उत्पन्न होता है एकांकी में पात्रों के बीच। अब एकांकी है तो नाटकों के जैसे ही पात्र परिचय करना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें जो पात्र हैं, 7 या 8 पात्र हैं। एक तो है गजाती, जो दुकानदार है, जो एक रेस्टोरेंट चलाता है, और गजाती का नौकर है चिरौंजी। तो ये जो रेस्टोरेंट है, जो गजाती चलाता है, वहीं ये एकांकी घटित होता है। तो हमें ये कल्पना करना चाहिए कि हम एक रेस्तरां को देख रहे हैं। एक रेस्तरां है हमारा रंगमंच, और वो रेस्तरां, उसका मालिक है गजाती, और वहाँ का नौकर है चिरौंजी। और वहाँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, राधे और शंकर, 2 युवा आते हैं। उसके बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता शर्मा जी आते हैं। फिर एक वकील है मिस्टर वर्मा, और एक कम्युनिस्ट है कॉमरेड अहमद, जो अपने आप को कॉमरेड कहलाना ही पसंद करता है। और एक अनजान व्यक्ति आता है, रामेश्वर प्रसाद। तो ये है एकांकी का पात्र परिचय। 7 या 8 पात्र हैं। और हालांकि ये एकांकी काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने क्या किया है, मात्र अहम मुद्दों को यहाँ पेश किया है, ताकि ये जो एकांकी का जो व्यंग्य है वो आपको स्पष्ट हो और ऊब भी न उत्पन्न हो। और जैसे हमने पहले कहा, गजाती का रेस्टोरेंट इसका रंगमंच है, इस एकांकी का। वहाँ लोग चाय पीने के लिए आते हैं और उनके बीच बातचीत होती है, कभी कभार बहस छिड़ जाती है, और इसी प्रकार कथा आगे बढ़ती है। और हर रेस्तरां की तरह इसमें भी अलमारियों में पाव रोटी रखी है, मक्खन, चीनी के बर्तन वगैरह सजाए गए हैं, छुरी चम्मच हैं। और गजाती, जो कि उस रेस्तरां का मालिक है, आराम कुर्सी पर लेटा हुआ अखबार पढ़ता नजर आता है। तो यहाँ से एकांकी शुरू होती है। और चिरौंजी, जो गजाती का नौकर है, वो रेस्तरां में काम करता है। और हम देखते हैं कि गजाती उसे डांटता है। किस बात पर डांट खा रहा है चिरौंजी, आइए देख। क्यों जी, आज तुमने एक पाव रोटी में 8 स्लाइसें क्यों निकाली हैं, जबकि मैंने 12 निकालने को कहा था। देखिए, गजाती ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक पाव रोटी को
8 स्लाइस में नहीं 12 स्लाइस में करना है। लेकिन चिरौंजी जो वहाँ का नौकर है रेस्टोरेंट का, उसने एक पाव रोटी को 8 स्लाइस में किया है। तो इसमें क्या है, रेस्टोरेंट का मालिक गजाती का नुकसान है, तो इसलिए गजाती डांट रहा है चिरौंजी को। चिरौंजी बाबूजी बाबूजी करते रह जाता है। बाबूजी बाबूजी क्या कहता है, 1 2 3 7 8, हाँ अभी तक 8 रोटियां ज़्यादा खर्च हुई, ये 8 आने तुम्हारी तनख्वाह से काटे जावेंगे। अब देखिए गजाती स्पष्ट करता है कि तुम्हें कहा गया है एक पाव रोटी को 12 पीस में डिवाइड करो, और तुमने 8 किया है, इससे मुझे नुकसान हुआ है। बाबूजी मर जाएंगे। अब देखिए चिरौंजी कहता है बाबूजी मर जाएंगे। अबे बाबूजी नहीं मरेंगे, मरेगा तू। मैं क्यों मरूंगा, तू मरेगा, क्योंकि तेरी तनख्वाह से काटी जाएगी। अब की दफ़ा बाबूजी माफ़ करें, आगे से 12 नहीं 16 स्लाइस निकासबा। देखिए चिरौंजी पाठ समझ जाता है कि उसके कारण उसके मालिक को नुकसान होना उसकी तनख्वाह से कटने कटने से सीधा संबंध रखता है। तो इसलिए वो कहता है अब से मैं एक पाव रोटी का 12 नहीं, मैं कितना स्लाइस करूँगा, 16 स्लाइस करूँगा। और तभी क्या होता है, दो विश्वविद्यालय के दो युवक तर्क करते करते बहस करते करते रेस्तरां में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों कौन है देखते हैं, शंकर और राधे। अब शंकर क्या है, एक पोलो शर्ट और एक हाफ पैंट पहने हैं, हष्ट पुष्ट खूबसूरत युवक है। और राधे, राधे रेशम का कुर्ता और महीन धोती पहने हैं, आंखों पर चश्मा है, एक हरे बदन का दुबला सा युवक है। तो राधे और शंकर गजाती के पास वाली मेज के इर्द गिर्द पड़ी कुर्सियों पर आमने सामने बैठते हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और दोनों गजाती के रेस्टोरेंट में आकर बैठते हैं। अब दोनों में तर्क हो रही है। किस बात में तर्क हो रही है, उनके तर्क से पता चलता है कि राधे शेली का समर्थक है। शेली कौन है, पीबी शेली, पर्सी बर्सी शेली, जो रोमांटिक पोएट है, इंग्लिश के काफ़ी फेमस रोमांटिक पोएट हैं शेली। अब ये जो राधे जो है वो शेली का समर्थक है। वो कहता है अच्छा आप बतलाइए कि इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई, इतनी पवित्रता, इतना विद्रोह और इतना सत्य जितना शेली की पंक्तियों में है कहाँ मिलेगा। उसने जो संदेश संसार को दिया है वह नेपोलियन के बस की बात कहाँ थी। शेली ने हमें प्रेम का मार्ग दिखलाया। उसने बर्बरता और पशुता के उन सिद्धांतों का खंडन किया जिनका वह तुम्हारा नेपोलियन प्रवर्तक था। अब इससे क्या सिद्ध होता है, जो राधे है वो शेली का समर्थक है, जो यूनिवर्सिटी का छात्र है वो कवि शेली का समर्थक है और उसके समर्थन में वो ये बातें करता है। अब इस पर शंकर जो नेपोलियन का समर्थक था, नेपोलियन बोनापार्ट जो आपको पता है शक्ति का प्रतीक है, नेपोलियन द ग्रेट कहा जाता है, नेपोलियन का समर्थक था शंकर। तो वो नेपोलियन का समर्थन करते हुए कहता है देखो जी राधे, शेली ने जो कुछ कहा वह सब पागलपन था। किस पवित्रता और संदेश की बातें कर रहे हो, इनका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। नेपोलियन शक्ति का प्रतिनिधि था और शक्ति ही सत्य है, नित्य है। कल्पना के लोक में जो आदमी विचरता है वह कायर है। इस वास्तविक जगत से मुंह छिपाकर वह कल्पना का जगत बनाता है। आदमी तो वह जो इसी दुनिया को अपनी कल्पना की दुनिया में बदल सके। नेपोलियन में वह ताकत थी, वह व्यक्तित्व था। अब देखिए शंकर जो है नेपोलियन का समर्थक है और वो कहता है कि ये जो शेली जो है वो कल्पना के लोक में जीने वाला एक कवि है जिसका इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। शक्ति ही सत्य है, नित्य है, और कल्पना के लोक में विचार जो आदमी विचारता है वो कायर है। तो यहाँ बहस छिड़ी है राधे और शंकर के बीच। दोनों गजाती के रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं चाय पीने और बहस चल रही है। राधे एक तरफ कहता है कि कवि शेली ही सबसे महान है, दूसरी तरफ शंकर कहता है शेली तो क्या है, कल्पना के लोक में विचारने वाला कायर है। वास्तविक हीरो तो वही है जो शक्ति का प्रतिनिधि है और शक्ति का प्रतिनिधि नेपोलियन है। ये कौन कहता है, ये शंकर कहता है।
अब गजाति जो है इन दोनों की बहस का विषय जानने को उत्सुक होता है और राधे और शंकर अपनी राय गजाति के सामने व्यक्त करते हैं। इसी बीच चाय भी आ जाती है और रेस्तरां में शर्मा जी प्रवेश करते हैं। शर्मा जी कैसे हैं? एक मोटे से आदमी हैं, खद्दर का कुर्ता धोती पहने हैं, कांग्रेस शाही झोला कुर्सी की पीठ पर लटका लेते हैं, टोपी मेज पर रख देते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब शर्मा जी की वेशभूषा से ही ये पता चल जाता है कि वो एक कांग्रेस प्रवर्तक हैं। मतलब कि वो खद्दर पहने हैं, खद्दर का कुर्ता धोती पहने हैं, टोपी पहने हैं, कांग्रेसियों का टोपी पहने हैं और कांग्रेस शाही झोला पीठ पर लटकाए हुए हैं। तो ये हैं शर्मा जी। वो प्रवेश करते हैं। राधे और शंकर की बहस जारी रहती है और सुनकर शर्मा जी पूछ बैठते हैं। क्या पूछ बैठते हैं? क्या मैं यह पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ कि आप महानुभावों में विवाद का विषय क्या है? आखिर आप लोग दोनों इतनी बहस कर रहे हैं, आपका विवाद का विषय क्या है? तो चाय की दुकान में, रेस्तरां में आपको पता है जब किसी बात में बहस छिड़ जाती है तो सभी को उत्सुकता रहती है वो जानने के लिए। तो शर्मा जी भी पूछ बैठते हैं। तो शंकर क्या कहता है? यह झगड़ा हमारा पर्सनल है, आपकी दस्तंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। अब शंकर जो युवा था वो ये पसंद नहीं करता, कि उनके पर्सनल मामले में कोई और टांग अड़ाए। तो इसलिए वो काफ़ी रूड होकर कहता है ये झगड़ा हमारा पर्सनल है, आपकी दस्तंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। अब शर्मा जी इससे काफ़ी इंसल्टेड फील होते हैं। कहते हैं गांधी गांधी, कितना भयानक पतन हो गया है हमारे नव युवकों का। वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट होना तो दूर रहा। अब शर्मा जी काफ़ी इंसल्टेड फील होते हैं और वो कहते हैं कि क्या पतन हो गया है हमारे नव युवकों का, विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते। मतलब कि उसने कहा ना कि हमारा पर्सनल मैटर है, तो पर्सनल इंग्लिश वर्ड हो गया। अब देखिए राधे और शंकर ये नहीं चाहते कि कोई और उनके विषय में टांग अड़ाए। उनकी चर्चा उनकी अपनी चर्चा है। अब देखिए शर्मा जी द्वारा इनके बातों के बीच घुस जाना शंकर को पसंद नहीं और इस बात पर शिष्ट अशिष्ट की बातचीत चलती है। अब शर्मा जी ने इन्हें अशिष्ट नवयुवक कहा और इस पर शंकर क्रुद्ध होता है। वो कहता है इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखिए माफ़ी मांगने की जब बात उठती है तो शर्मा जी कहते हैं मैं सत्याग्रही हूँ, देश का सेवक हूँ, मैंने कभी सरकार तक से माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया। पिता से लड़कर घर छोड़ आया हूँ पर उनका फिर मुंह नहीं देखा और परिणाम यह हुआ कि भूखों मर रहा हूँ। सत्याग्रह करते समय पुलिस ने मुझे डंडों से मारा, शराब की पिकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा और करबंदी आंदोलन के समय ज़मींदारों ने मुझे जूतों से मारा, पर मैंने कभी क्षमा प्रार्थना नहीं की। मेरे डिक्शनरी में माफ़ी मांगना लिखा ही नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? इससे बड़ी बड़ी बातें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं। पिता से लड़कर घर छोड़ भागाया, उनसे माफ़ी नहीं मांगा, और पुलिस के सामने पुलिस की लाठियाँ खाई तब भी माफ़ी नहीं मांगा। ज़मींदारों ने जूतों से मारा तब भी माफ़ी नहीं मांगा। अरे शराब की पिकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा तब भी मैंने माफ़ी नहीं मांगी, तब जाकर मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगूं भला? तो इस प्रकार इस बात पर भी चर्चा छिड़ जाती है। इसी बीच एक वकील मिस्टर वर्मा भी रेस्तरां में पहुंच जाते हैं और एक वकील होने के नाते वे भी गांधी का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं महात्मा गांधी बड़े हैं, उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकील पढ़े कोई आदमी बड़ा हो ही नहीं सकता। न शैली ने वकालत पढ़ी थी न नेपोलियन ने। अब देखिए एक तरफ जहाँ शर्मा जी जो एक कांग्रेसी थे, सत्याग्रही थे, वो गांधी का समर्थन करते हैं, तो उसी के साथ मिल जाते हैं शर्मा जी भी। वो एक वकील थे और गांधी जी ने वकालत की थी, तो इसीलिए शर्मा जी गांधी जी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बड़ा हो ही नहीं सकता। न शैली ने वकालत पढ़ी थी न नेपोलियन ने।
अब इस प्रकार चाय के उस प्याले के बीच बहस छिड़ जाती है और और आदमी जुड़ते जाते हैं उनके साथ। एक अहमद प्रवेश करता है। अहमद जो है वो कॉमरेड था, मतलब कम्युनिस्ट था, और वो अपने आप को कॉमरेड के नाम से ही जाने जाने का इच्छुक था। वो लेनिन का समर्थन करता है। वो लेनिन का समर्थन करते हुए कहता है कि लेनिन सा बड़ा आदमी न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। अब देखिए, कम्युनिस्ट आ गया है, कॉमरेड आ गया है, अहमद। तो यहाँ कितने लोगों का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ राधे है जो कवि शैली का समर्थन करता है, दूसरी तरफ शंकर है जो नेपोलियन का समर्थन करता है, और शर्मा जी एवं वर्मा जी गांधी जी का समर्थन करते हैं। और यहाँ देखिए कॉमरेड अहमद प्रवेश करता है जो लेनिन का समर्थन करता है। अब इसी बीच रामेश्वर प्रसाद नामक एक व्यक्ति वहाँ प्रवेश करता है। वो कैसा है, उसके बारे में क्या कहा गया है? नाटे कद का दुबला सा आदमी, शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा पहने, पैरों में चप्पल है, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए। तो इस प्रकार रामेश्वर प्रसाद प्रवेश करता है और एक प्याला चाय ऑर्डर करता है। और ये क्या है, रामेश्वर प्रसाद इस चर्चा में भाग लेता है, इस बहस में भाग लेता है। और अचरज की बात यह है कि ये सभी का पक्ष लेता है रामेश्वर प्रसाद। अहमद कॉमरेड जब लेनिन का समर्थन करते हुए नजर आता है तो रामेश्वर प्रसाद लेनिन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, लेनिन में बिखरी हुई शक्तियों का प्रबल संग्रह, उनका व्यक्तिकरण, उनकी उग्रता, ये सब मिलेंगे। लेनिन नियति के क्रम और विकास में उसका प्रमुख हाथ है। अब देखिए, रामेश्वर प्रसाद लेनिन का सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ वो महात्मा गांधी का भी सपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं महात्मा गांधी देवता थे, इसमें कोई भी शक नहीं। उनकी गणना अवतारों में की जा सकती है, अवतारों के रूप में महात्मा गांधी की गणना की जा सकती है। और जब शंकर नेपोलियन का समर्थन करता है तो रामेश्वर प्रसाद नेपोलियन को भी हीरो कहता है नेपोलियन हीरो था, हीरो, उसका नाम विश्व के इतिहास में अमर है। आहा, वह तूफान की भांति आया और पतझड़ की भांति चला गया। और दूसरी तरफ वो राधे का शैली का भी समर्थन करता है। कहता है शैली फरिश्ता था, फरिश्ता शैली, उसने दुनिया को एक नया संदेश दिया। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है रामेश्वर प्रसाद, कोई भी एक इसम में नहीं टिक रहा है, सभी का समर्थन कर रहा है। अब लोगों ने देखा, राधे, शंकर, शर्मा, वर्मा, अहमद, इन सभी ने देखा कि ये जो व्यक्ति जो है, जो भी आया है सबसे बाद में, वो तो सभी का समर्थन कर रहा है। तो वो कहते हैं क्या आप शायर हैं? इस पर रामेश्वर प्रसाद क्या कहता है, जी हाँ, मैं कलाकार हूँ। आपने कौन कौन पुस्तक लिखी है? अभी लिखी नहीं, लिखने वाला हूँ। अभी तो मैं लिखने के लिए मसाला ढूंढ रहा हूँ। वैसे आपका पेशा क्या है? अब देखिए, लोग रामेश्वर प्रसाद के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। उसका पेशा क्या है? क्या वो शायर है? क्या उसने पुस्तकें लिखी हैं? क्योंकि वो तो सभी का समर्थन कर रहा है। तो ये शायद किसी शायर का ही लक्षण हो या फिर किसी लेखक का लक्षण हो जो सभी का समर्थन कर रहा है। वो महात्मा गांधी को अवतार के समान मान रहा है, वो नेपोलियन को श्रेष्ठ मान रहा है, वो लेनिन को श्रेष्ठ मान रहा है, सभी को श्रेष्ठ मान रहा है। तो ये आखिर कौन है, ये इसका पेशा क्या है, लोग जानना चाहते हैं। तो रामेश्वर प्रसाद कहते हैं मेरा पेशा क्या है? क्या आप यह पूछना चाहते हैं कि रोज़ी कमाने के लिए मैं क्या करता हूँ? हा 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 हा, बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो जनाब, इस सवाल का जवाब यह है कि मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ, और यही घूमना मौज करना ज़िंदगी है। मैं लोगों को देखता हूँ, उन्हें समझता हूँ, और उसके बाद की बात न कोई जानता न कोई जान सकता है। अब देखिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कैरेक्टर के समान पेश आता है। वो कहता है कि मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ, और लोगों को देखता हूँ, उनको समझता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जान पाता। आप अजीब तरह के आदमी हैं, राधे बोल उठता है। जी हाँ, मैं अजीब तरह का आदमी हूँ।
लेकिन दुनिया में यह ज़रूरी है कि हर एक आदमी अजीब तरह का हो। दुनिया में यह ज़रूरी है कि अजीब तरह का आदमी बना जाए, और जो अजीब तरह का आदमी नहीं बन सकता वह दुनिया में बढ़ ही नहीं सकता। और आप लोग चूंकि अजीब तरह के आदमी नहीं हैं, इसलिए इन लोगों की तारीफ करते हैं, इन लोगों पर लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय उससे वसूल कर सके। ये इस एकांकी का एक सूत्र वाक्य है, जो व्यंग्यात्मक वाक्य है कि बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय दुनिया से वसूल कर सके। ये रामेश्वर प्रसाद कहता है। वो कहता है कि आप लोग सब मामूली आदमी हैं, इसीलिए आप लोग किसी इस्म में, किसी वाद में विश्वास करके अपने आप को किसी हीरो के बारे में अपने आप को किसी हीरो से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आदमी वो है जो दुनिया को कुछ देने के बजाय उससे वसूल कर सके। और वो और आगे कहते हैं, इन सब लोगों ने दुनिया से वसूल ही किया है, दुनिया को दिया कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे सब के सब मर गए, और जो मर गया वह समाप्त हो गया। बड़ा वह जो वसूल कर सके, रुपया, पैसा, दीन, ईमान सब कुछ आपसे छीन सके। और जो मर गया वह कुछ नहीं वसूल कर सकता। आज उसकी कोई हस्ती नहीं, और जब उसकी कोई हस्ती नहीं तो उसका नाम ही क्यों। वो क्या करता है, इसी बीच गजाति के सामने एक कन्नी फेंकता है और कहता है, शेल्ली, नेपोलियन, गांधी, लेनिन, ये सब के सब नाम हैं, केवल नाम। इन सबों से बड़ा, कहीं बड़ा मैं हूँ। अभी आप लोगों पर यह साबित हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सलाम। वो आया, वो अपना विचार व्यक्त किया और वो चला गया। जाते जाते ये कह गया कि शेल्ली, नेपोलियन, गांधी, लेनिन, ये सब के सब केवल नाम हैं, और आप सबों से बड़ा मैं हूँ, ये आपको थोड़ी ही देर में सिद्ध हो जाएगा। और वो चला जाता है दोस्तों को सलाम करते हुए। अब रामेश्वर प्रसाद के चले जाने के बाद शंकर, अहमद, वर्मा, शर्मा, राधे सब उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। कोई कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, तो अहमद कहने लगा कि ये तो बहुरूपिया था। मिस्टर वर्मा कहते हैं, मगरूर लौंडा, ये तो हमारी दया का पात्र है, लेकिन बोलता खूब था। ऐसे रामेश्वर प्रसाद के बारे में सभी अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद इनको इस बात का एहसास होता है कि इनकी जेबें काट दी गई हैं। शंकर उठता है और राधे भी उठता है। दोनों अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और पर्स गायब है। मेरी तो जेब की गायब है, राधे की तो जेब ही गायब है। और एक के बाद एक जब सब जेबें देखते हैं तो सभी को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति आया था इन सभी को ठगा कर चला गया। शर्मा जी कहते हैं, मेरा झोला कहाँ गया, आज ही 50 रुपये चंदे के लाया था। सभी को चकमा देकर रामेश्वर प्रसाद चला गया। और यहाँ तक कि गजाति जब देखता है कैश बॉक्स भी गायब है। तो देखिए, ये रामेश्वर प्रसाद जो है आया, इनकी बहस में भाग लिया और उसने काफ़ी सतर्कता से सभी को श्रेष्ठ बताया। उसने लेनिन को, नेपोलियन को, शेली को और गांधी को, चारों को श्रेष्ठ बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी की जेब काट कर वो निकल गया। और जाने से पहले वो ये कह गया कि सबसे बड़ा आदमी वही है जो दूसरों से कुछ वसूल कर सके। यह आपको थोड़ी देर में ही व्यक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एकांकी यहाँ समाप्त होती है। ये जो वाद है, इसम है, उसके पीछे लोगों का मतलब कि पागलपन के हद तक उसके पीछे लगे रहना, और दूसरी तरफ उनको इस प्रकार के लोगों के द्वारा ठगे जाना, इसको व्यक्त करने का एक व्यंग्यात्मक तरीका था भगवती चरण वर्मा जी का ये एकांकी, सबसे बड़ा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आदमी।